बच्चों देखो, लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या कर दिया था, लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को सारे सर्किट करा दिए थे, प्योर आर करा दिया था। अभी तक जो जो हो चुका है इसी के अंदर प्योर आर हो गया था, प्योर एल हो गया था, प्योर सी हो गया था, आरएलसी हम लोगों ने कर दिया, आरएल कर दिया और आरसी कर दिया, ये सारे सर्किट हो गए। एक एलसी बचा हुआ, तो एलसी अलग टाइप का सर्किट है, ऑसिलेटरी सर्किट होता है, तो उसको अलग से डिस्कस करेंगे। अब मैं आरएलसी के रिजल्ट क्या क्या आए थे हमारे पास में, आरएलसी के रिजल्ट आए थे कि जो जेड होता है वो तो ये होता है, जेड इक्वल्स टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी होल स्क्वायर। अगर एक्सएल बड़ा हो तो सी एक्सी छोटा हो, है ना, मतलब एल का जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो ज्यादा, एक्सएल अगर ग्रेटर देन एक्सी है तब तो होगा ये, अगर एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्सी है तब तो ये होगा, एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्सी तब तो लगेगा ये फॉर्मूला। और अगर ऐसा हो कि एक्सी इज ग्रेटर देन एक्सएल तो ये आ जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल होल स्क्वायर। बताया था मैंने आपको, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला जेड पे, क्योंकि ये स्क्वायर होता है, चाहे आप एक्सएल में से एक्सी घटाओ या एक्सी में से एक्सएल घटाओ, दोनों का स्क्वायर होता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो tan फाई का ये फार्मूला आया था, tan फाई का आया था, ये कब है, जब x इज ग्रेटर देन xl। tan फाई का फार्मूला ये आया था, tan फाई क्या होता है, tan फाई होता है xl माइनस xc अपॉन r, और अगर xc बड़ा है तो xc आगे आ जाएगा, xl पीछे चला जाएगा, ये आ जाएगा tan फाई का फार्मूला। आप चाहो तो xl को ओमेगा n भी लिख सकते हो या 2 पाई nl भी लिख सकते हो, और xc को आप 1 अपॉन ओमेगा c लिख सकते हो या 1 अपॉन 2 पाई nc लिख सकते हो, ये तब की बात है। अब अपन इसका एक स्पेशल केस पढ़ रहे हैं, जिसको कि रेजोनेंस कहते हैं हम लोग, इसका एक स्पेशल केस पढ़ रहे हैं। स्पेशल केस क्या है कि अगर ये xl और xc क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, अगर ये xl और xc क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तो क्या होगा, तो उस कंडीशन को बोलते हैं हम लोग रेजोनेंस। तो मैं आज टॉपिक पढ़ा रहा हूं तो रेजोनेंस, रेजोनेंस इन आरएलसी सर्किट। देखो रेजोनेंस आरएलसी सर्किट में क्या होगा, किस कंडीशन को रेजोनेंस कहते हैं हम लोग। नंबर पहला पॉइंट, अगर ऐसा हो एल के ऊपर जो वोल्टेज है और सी के ऊपर वोल्टेज जो है वो अगर इक्वल हो जाए, तो इस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, रेजोनेंस कहते हैं। मतलब एल पर तीनों आपने कनेक्ट कर रखे हैं, आर एल सी तीनों सीरीज में कनेक्ट कर रखे हैं। अब एल के ऊपर जो वोल्टेज है वी नॉट एल, और सी के ऊपर जो वोल्टेज है वी नॉट सी, मतलब पीक वैल्यू, वोल्टेज की पीक वैल्यू जो एल पर आएगी और वोल्टेज की पीक वैल्यू जो सी पर आएगी, अगर ये दोनों इक्वल हो जाए, इक्वल हो जाए, तो इस कंडीशन इज नोन एज कंडीशन ऑफ रेजोनेंस, नोन एज कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। इस कंडीशन को रेजोनेंस कहते हैं। आपको ऐसे बोलना अच्छा नहीं लग रहा तो आप नाम चेंज कर सकते हैं इसका, अगर हम लोग ऐसे लिखते हैं इसको आई नॉट वी नॉट एल को क्या लिख सकते हैं हम लोग, वी नॉट एल को लिख सकते हैं अपन आई नॉट एक्सएल, क्योंकि ये वोल्टेज का होता है, करंट इनटू ऑब्स्ट्रक्शन, करंट आई नॉट, एल का ऑब्स्ट्रक्शन क्या होता है एक्सएल, और वी नॉट सी को क्या लिख देंगे हम लोग आई नॉट एक्ससी, है ना। तो ये आई नॉट से आई नॉट कैंसिल हो जाएगा और ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्सएल इक्वल टू एक्ससी। तो जब भी इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस इक्वल हो जाए, तो इस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, इस कंडीशन को बोलते हैं हम लोग रेजोनेंस। तो ऐसे भी बोल सकते हो आप, इफ इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस इक्वल टू कैपेसिटिव रिएक्टेंस, एक्सी को कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, this condition in series RLC circuit, इस कंडीशन को हम लोग सीरीज RLC सर्किट में क्या कहते हैं, नॉन एज रेजोनेंस, इसको हम लोग रेजोनेंस कहते हैं। अच्छा, अब ये होता कब है और क्या होगा इस रेजोनेंस की कंडीशन के अंदर, रेजोनेंस की कंडीशन में ये होगा कि ये कब होगा, किस फ्रीक्वेंसी पे होगा। तो अगर हम लोग इसकी फ्रीक्वेंसी देखें, जिसको हम लोग बोलेंगे रेजोनेंट, पहले ओमेगा निकाल देते हैं, रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी, मतलब किस एंगुलर फ्रीक्वेंसी पर ऐसा हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी क्या रखी कैसा हो जाएगा। तो इसके लिए इस रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी को मैं ओमेगा आर क्या देता हूं, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले रेजोनेंस पे जनरली क्वेश्चन आता है। तो आपको क्या करना है, आपको एक्सएल इक्वल टू एक्सी लिखना है। अब एक्सएल को क्या लिख सकते हैं हम लोग, ओमेगा है, एक्सी को क्या लिख सकते हैं हम लोग 1 अपॉन ओमेगा सी।
इसको लिख दिया अपन ने 1/ओमेगा c, ओमेगा को लिख दिया इधर तो ये बन गया ओमेगा स्क्वायर और f को दे दीजिए तो ये बन गया 1/lc और ओमेगा का अंडर रूट लिया तो ये क्या हो जाएगा ओमेगा इक्वल्स टू 1/√lc और इसी को बोलते हैं हम लोग रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी। नीचे r लगा देता हूं, r का मतलब रेजोनेंट, तो इसी को बोलते हैं हम लोग रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ध्यान रखना इस फ्रीक्वेंसी पे आपको जो इंडक्टर की वैल्यू दी हुई है वो यहाँ पर देनी है, कितने हेनरी दी हुई है वो यहाँ रख देनी है हेनरी के अंदर, और कैपेसिटर की वैल्यू फैराड के अंदर यहाँ रख देनी है, अंडर रूट लेना है 1 पे डिवाइड करना है तो जो आएगा वो रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। एक क्वेश्चन कैसे मिलेगा आपको, सीरीज सर्किट के अंदर R दे देंगे, L दे देंगे, C दे देंगे, तो L और C की वैल्यू उठा के इस फार्मूले में रख लेना तो ये आ जाएगी रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अच्छा नेक्स्ट फार्मूला निकालना है, वो फोर्थ फार्मूला रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या होगा। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी मतलब किस फ्रीक्वेंसी पे रेजोनेंस हो जाएगा उसको बोलते हैं हम लोग रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। एनआर से लिख लो इसको, एफआर से भी लिख सकते हैं, एनआर से भी लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी को एफ से लिखते हैं। कई किताबों में चैप्टर के अंदर एफ से लिखा हुआ है और कई किताबों में चैप्टर के अंदर एन से लिखा हुआ है। तो ये पढ़ रहे हैं हम लोग रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो ये ओमेगा को क्या लिखते थे हम लोग, ओमेगा ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एन प्लस फिर लिखते थे अपन 2 पाई एनआर। तो यार लिखे अपन तो याद आएगा 2 पाई एनआर इक्वल टू 1/√lc और एनआर क्या हो जाएगा, एनआर हो जाएगा 1/2 पाई√lc ये हो जाएगा। तो ये आ जाएगा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ये रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ जाएगा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। और कब होगा रेजोनेंस, रेजोनेंस होगा v0 ओमेगा इक्वल टू v0 ओमेगा c ओमेगा का सॉरी v0 l इक्वल टू v0 c, जब l पर वोल्टेज और c पर वोल्टेज इक्वल हो जाएगा या फिर इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस इक्वल हो जाएगा तो ये कंडीशन हो जाएगी। अच्छा उसका एग्रीमेंट की बात करें हम लोग, देखो इन पॉइंट्स को एक बार पॉइंट्स पर नजर मारो। अगला पॉइंट देखो, रेजोनेंस का अगला पॉइंट फिफ्थ पॉइंट, रेजोनेंस पर Z कितना हो जाएगा, मतलब इंपीडेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी। यानी अपना फिफ्थ पॉइंट हो गया वैल्यू ऑफ इंपीडेंस, इंपीडेंस को Z से लिखते हैं हम लोग एट रेजोनेंस, रेजोनेंस वाली फ्रीक्वेंसी पर या रेजोनेंट रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी पर या रेजोनेंस होने पर आरएलसी सर्किट के अंदर Z कितना हो जाएगा। Z का फार्मूला होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी होल स्क्वायर, ये Z का फार्मूला है। बट एट रेजोनेंस, बट एक्सएल इक्वल्स टू एक्ससी एट रेजोनेंस, रेजोनेंस में क्या होगा एक्सएल और एक्ससी इक्वल हो जाएंगे और एक्सएल और एक्ससी इक्वल हो जाएंगे तो ये वाला सेक्शन क्या हो जाएगा 0 और 0 हो जाएगा तो ये आ जाएगा Z इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर और ये आ जाएगा Z इक्वल्स टू R। और इस कंडीशन में Z मिनिमम होगा तो वो रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाएगा। मिनिमम तो होगा क्योंकि ये वाला सेक्शन जो R स्क्वायर में ऐड होता था वो ऐड होना ही बंद हो गया क्योंकि ये सेक्शन ही 0 हो गया, तो इस कंडीशन में Z जो है वो मिनिमम हो जाएगा। ध्यान रखना मतलब सर्किट के जो ऑब्स्ट्रक्शन है वो बिल्कुल मिनिमाइज हो जाएंगे, सर्किट के जो ऑब्स्ट्रक्शन है वो बिल्कुल मिनिमाइज हो जाएंगे और इसीलिए करंट जो है वो मैक्सिमम रहेगी। क्यों रहेगी मैक्सिमम, भाई Z क्या है करंट के रास्ते में रुका हुआ है तो और वो किसके इक्वल हो जाएगा, Z में वो केवल R के इक्वल हो जाएगा। तो impedance become equal to resistance, impedance जो है resistance के इक्वल हो जाएगा एंड ये इसकी मिनिमम वैल्यू होगी, Z become मिनिमम। अच्छा Z मिनिमम वोल्टेज अपॉन ऑब्स्ट्रक्शन, अगर ऑब्स्ट्रक्शन मिनिमम हो गया तो करंट क्या हो जाएगी मैक्सिमम टू आर आ जाएगा। किस पॉइंट देखो एट रेजोनेंस, रेजोनेंस की कंडीशन के अंदर करंट कितनी होगी, करंट आप ऐसे निकाल दो, अगर आप आई नॉट निकालना चाहते हो तो ये आ जाएगा वी नॉट
अपॉन कितना जेड, है ना, या आप रूट टू का डिवाइड कर दो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो IRMS इक्वल टू VRMS अपॉन जेड। ये कंडीशन तो कब है, और जेड क्या होता है, जेड होता है VRMS अपॉन जेड का फार्मूला अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। ये तो अदर देन रेजोनेंस के फार्मूले, लेकिन एट रेजोनेंस जेड क्या हो गया आर के इक्वल, ये तो है अदर देन रेजोनेंस, अदर देन रेजोनेंस। अगर अदर देन रेजोनेंस निकालनी तब तो करंट ऐसे निकलेगी, रेजोनेंस के अलावा अगर आप करंट निकालिए तब तो करंट ऐसे निकलेगी। और एट रेजोनेंस, रेजोनेंस में क्या हुआ है, जेड मिनिमम हो गया, और मिनिमम किसके इक्वल हो गया आर के। तो जब जेड मिनिमम हो जाएगा तो करंट मैक्सिमम हो जाएगी। तो ये जेड की जगह आप आर भर दो, चाहे तो आई नोट वाले में भर दो, चाहे तो IRMS वाले में भर दो, तो IRMS मैक्सिमम हो जाएगा। और वो कितना हो जाएगा, VRMS अपॉन आर, ये फार्मूला लगेगा एट रेजोनेंस। क्योंकि जेड मिनिमम आ जाएगा, तो यहाँ जेड मिनिमम आर भर देना है ना, तो ये आ जाएगा। सो करंट is maximum at resonance। रेजोनेंस की कंडीशन में करंट क्या हो जाएगी, करंट मैक्सिमम हो जाएगा, IRMS मैक्सिमम हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा VRMS अपॉन आर। तो ये करंट हो जाएगी रेजोनेंस पर। ये ऊपर इम्पीडेंस आ गया। अब देखो अपन एक ग्राफ बनाते हैं, और उस ग्राफ से हमें ये पता चलेगा कि करंट के बीच में और फ्रीक्वेंसी के बीच में वेरिएशन कैसा होगा। उससे पहले इन दो पॉइंट्स को देख लो एक बार। बस ये ध्यान रखना ग्राफ बनाने के लिए कि जो जहाँ पे रेजोनेंस होता है, रेजोनेंस कहाँ होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी पर, वो मतलब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर। तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर करंट मैक्सिमम हो जाती है और जेड मिनिमम हो जाता है। जब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होती है, फार्मूला निकाला था हम लोगों ने भी 1/2 पाई अंडर रूट एनसी। तो एक ग्राफ बना रहे हैं हम लोग, देखो एक ग्राफ देखो, ग्राफ बिटवीन IRMS एंड फ्रीक्वेंसी n, इसके बीच में ग्राफ बना रहे हैं। तो वो ग्राफ कैसा बनेगा, सबसे पहले अपन IRMS और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन निकाले। IRMS होता है नॉर्मल कंडीशन के अंदर अदर देन रेजोनेंस, ये होता है VRMS अपॉन जेड। जेड को लिख सकते हैं हम लोग VRMS अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी होल स्क्वायर। और या फिर IRMS को लिख सकते हैं हम लोग VRMS अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर, एक्सएल को लिख देता हूँ ओमेगा एन माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी होल स्क्वायर, और ओमेगा को लिख देता हूँ मैं 2 पाई एन। तो आ जाएगा IRMS इक्वल टू VRMS अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस 2 पाई NL माइनस 1 अपॉन 2 पाई NC का स्क्वायर। ये आ जाएगा, है ना, IRMS इक्वल टू VRMS अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस 2 पाई NL माइनस 1 अपॉन 2 पाई NC का स्क्वायर। ये आ जाएगा। अब देखो इस IRMS और n के ग्राफ बनाना है। अब IRMS है यहाँ पर और n है यहाँ पर। अच्छा n नीचे भी है, और अगर यहाँ से n से लिख बचाऊं तो ऊपर भी लिख सकता हूँ। तो कोई क्लियर कट रिलेशन नजर नहीं आ रहा, है ना, क्योंकि ये n ऊपर भी है, डिनोमिनेटर में भी रहेगा, न्यूमरेटर में भी रहेगा, ऊपर भी रहेगा, नीचे भी रहेगा। तो अब हम लोग कैसे बनाएंगे ग्राफ, इधर तो ले रहा हूं मैं IRMS, इधर ले रहा हूं मैं IRMS, बस एक लॉजिक से ग्राफ बनेगा, और इधर ले रहा हूं मैं फ्रीक्वेंसी। लेकिन अपने को ये पता है कि जहां रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, जहां पर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, इस फ्रीक्वेंसी वाले एक्सेस के ऊपर कहीं तो आएगी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। मान लेते हैं यहाँ है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी NR, या है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इस जगह NR। और ये हम लोगों ने फॉर्मूला निकाला था, जो NR का फॉर्मूला निकला था, क्या NR का फॉर्मूला ये निकला था, NR इक्वल्स टू 1/2 पाई रूट LC, है ना। तो NR इस जगह, NR इस जगह, तो यहाँ पर IRMS मैक्सिमम होगा। हमें ये लॉजिक पता है कि रेजोनेंस पर IRMS मैक्सिमम होता है। तो IRMS मैक्सिमम मैं यहाँ पर मैक्सिमम मिलेगा मुझे ग्राफ पर, तो ये लाइन लगाई मैंने,
और यहाँ पर ये मैंने मैक्सिमम आईआरएमएस के लिए पॉइंट बनाया, ये मैक्सिमम आईआरएमएस के लिए पॉइंट बनाया मैंने, ये आईआरएमएस मैक्सिमम होगा यहाँ पे, यहाँ होगा आईआरएमएस मैक्सिमम, यहाँ इसे आईआरएमएस मैक्सिमम होगा, ग्राफ बना रहे लोग आईआरएमएस के बीच में और फ्रीक्वेंसी के बीच में। अच्छा, इसके इधर और इधर की फ्रीक्वेंसियों पे करंट जो होगी वो क्या होगी, क्यों, क्योंकि आईआर मतलब जहां पर मैक्सिमम होगा, जहां पर रेजोनेंस होगा वहां पर तो फार्मूला ये लगने वाला है, अदरवाइज फार्मूला ये लगने वाले है ना। तो वहां पर जहां पर रेजोनेंस होगा वो ये वाला सेक्शन तो जीरो हो जाता है, तो अंडर रूट आर स्क्वायर बाहर निकल जाता है, तो केवल आर रह जाता है। तो यहाँ पर मैक्सिमम होगा करंट का, उसके अलावा मिनिमम होगा, और ग्राफ को आपको दो तरफ गिरा देना है, तो ये जो भी ग्राफ ऐसे बनेगा, इस तरह से ग्राफ बनेगा, कैसे ग्राफ बनेगा ये, तो ये जो है ये फ्रीक्वेंसी और इसके बीच में ग्राफ हो गया, एक मैक्सिमम वाला पॉइंट लेके हम लोगों ने ग्राफ बनाया। अच्छा, इस ग्राफ के अंदर कुछ पॉइंट ध्यान रखने आपको मिलेंगे नहीं, लेकिन आगे इंजीनियरिंग वगैरह के अंदर आते हैं तो देखो ये दो पॉइंट अगर मैं यहाँ से यहाँ पर मैं वो वैल्यू ढूंढता हूँ करंट की, जहाँ पर जो करंट है मैक्सिमम करंट का 1/√2 टाइम है ना, मैक्सिमम करंट का 1/√2 टाइम, मतलब यहाँ पे जो करंट होगी वो मैक्सिमम करंट का 1/√2 टाइम होगी, 1/√2 टाइम ऑफ आईआरएमएस मैक्सिमम। ये वो √2 वाला नहीं है जो रूट हम लोगों ने आईआरएमएस के निकाला, मतलब इसका 1/√2 टाइम होगी। तो यहाँ अगर मैं परपेंडिकुलर मानूं तो यहाँ पे ये दो पॉइंट मिले मुझे, एक पॉइंट मिला मुझे P1 और एक पॉइंट मिला मुझे P2, और ये दो पॉइंट मिले और इनकी कोरस्पोंडिंग फ्रीक्वेंसी को यहाँ पे इधर परपेंडिकुलर मान लो और यहाँ पर इधर परपेंडिकुलर मान लो, तो यहाँ एक फ्रीक्वेंसी मिली मुझे N1 और एक फ्रीक्वेंसी मिली मुझे N2। तो इन दोनों कोरस्पोंडिंग फ्रीक्वेंसी को जहाँ पर करंट जो है, जहाँ पर करंट जो है वो मैक्सिमम करंट का 1/√2 टाइम्स है, और पावर भी यहाँ पर आती है, क्योंकि पावर के आप आई स्क्वायर आर करोगे ना, तो स्क्वायर करोगे तो ये 1/2 रह जाएगा। इसके अंदर यहाँ पे तो पावर कितनी हो जाएगी, आईआरएमएस मैक्सिमम स्क्वायर आर, और यहाँ पर इसका स्क्वायर करोगे तो ये 2 रह जाएगा। तो इस N1 N2 पर क्या होता है, इनको बोलते हैं हम लोग हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज, इनको बोलते हैं हम लोग हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज। N1 N2, N1 and N2 are known as half power frequencies, half power frequency। क्या होता है इसको N1 N2 पर, N1 N2 पावर जो होती है वो आधी हो जाती है, पावर बिकम हाफ एंड करंट बिकम 1/2 टाइम्स ऑफ आईआरएमएस मैक्सिमम, इसलिए इसका नाम रख रखा है हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। और इन दोनों के बीच के गैप को, अच्छा इनकी जो कोरस्पोंडिंग फ्रीक्वेंसी होगी 2 पाई से मल्टीप्लाई करते तो इसको ओमेगा 1 भी लिख सकते हैं, इसको 2 पाई से मल्टीप्लाई करते तो इसको ओमेगा 2 भी लिख सकते हैं, और इसको 2 पाई से मल्टीप्लाई करते तो इसको हम लोग ओमेगा आर भी लिख सकते हैं। मतलब ये ओमेगा, तो ये ग्राफ ओमेगा के बीच में भी बन सकता है, ये ग्राफ ओमेगा के बीच में बन सकता है। ओमेगा और एन के ग्राफ में फर्क नहीं आता, क्योंकि 2 पाई का फर्क होता है ओमेगा और एन में, और 2 पाई जो है वो ग्राफ को इंटरफेयर नहीं करता है। तो ओमेगा का ग्राफ भी आईआरएमएस के साथ में ऐसा ही बनेगा, आईआरएमएस और अगर ओमेगा का बनाओगे तो भी ऐसा ही बनेगा, बस यहाँ पे ओमेगा बना जाएगा, यहाँ पे ओमेगा 2 आ जाएगा। और इस यहाँ से लेके यहाँ तक के ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 के गैप को, इसको बोलते हैं हम लोग बैंडविड्थ, इसको बोला जाता है बैंडविड्थ। ये जो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 है इसको बोलते हैं हम लोग बैंडविड्थ। ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इज नोन एज बैंडविड्थ। अपन चाहे तो इसका फॉर्मूला भी डिराइव कर सकते हैं, लेकिन डेरिवेशन नहीं करना आपके पास, आपको बस डायरेक्ट याद रखो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 का जब अपन डेरिवेशन करते हैं तो आता है r/n, ये बैंडविड्थ का फॉर्मूला है। क्या होती है ये बैंडविड्थ, मतलब इस रेंज के अंदर हमें फ्रीक्वेंसी की इस रेंज में कोई भी चैनल दिखाई देगा टीवी के ऊपर, या कोई भी रेडियो के ऊपर गाना सुनाई देगा, है ना, यहाँ से गाना सुनाई देने लग जाएगा और लेकिन यहाँ पे नॉइज आएगी, फिर आगे बढ़ते जाएंगे तो गाना क्लियर होता जाएगा, क्लियर होता जाएगा, और यहाँ पे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी या रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी पर यहाँ पे करंट मैक्सिमम फ्लो करेगी है, और करंट मैक्सिमम फ्लो करेगी तो सर्किट के ऑफ सेक्शंस कम हो जाएंगे, और अगर ऑफ सेक्शन कम हो जाएंगे तो गाने के लिए भी ऑफ सेक्शन कम हो जाएंगे, उस फ्रीक्वेंसी को एंटीना या रेडियो या अपने टीवी अपने एंटीना पे कैच कर लेगा और एक्सेप्टर सर्किट की तरह काम करता है, और ये जो यहाँ पर बढ़िया गाना सुनाई देगा, बढ़िया चैनल दिखाई देगा,
और उसके बाद में आगे बढ़ते जाएंगे तो गाने की क्लैरिटी कम होती जाएगी और यहाँ पर गाना खत्म हो जाएगा। तो इसलिए इसका नाम दे रखा है हम लोगों ने बैंडविड्थ। बैंडविड्थ ये है फॉर्मूला बैंडविड्थ का। अच्छा, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक है, इस गैप में ये ओमेगा कहाँ मिला आपको, इसको बोलते हैं हम लोग क्वालिटी फैक्टर। क्योंकि मस्त गाना और मस्त चैनल तो यहाँ दिखाई दे रहा है ना आपको। भाई आपको कोई रेडियो पे कोई चैनल ट्यून करना है, जैसे मान लो आप एफएम सुन रहे हो, रेडियो पे कोई चैनल ट्यून करना है। अब जैसे मान लो 94.3 मेगाहर्ट्ज पर 94.3 मेगाहर्ट्ज पर चल रहा है रेडियो मिर्ची, लेकिन आप देख रहे हैं 94.3 से पहले ही वो जो भी गाना आप ट्यून कर रहे हो है ना, वो गाना सुनाई देने लग जाता है अपने को। तो जहां से सुनाई देने लग गया वो एनिमल है, वो फ्रीक्वेंसी एनिमल है। फिर आप उससे आगे बढ़ते जाओगे, जैसे मान लो 94.25 पर ही सुनाई देने लग गया अपने को, फिर ये 25 तो ये हो गया। अब 25 से आगे बढ़ते जाओगे तो 94.26, 94.27, 94.28, 94.29, 94.3, तो ये 94.3 है। यहाँ पर मस्त सुनाई देने लग जाएगा आपको रेडियो मिर्ची। उसके बाद में आगे बढ़ोगे तो फिर उस गाने के अंदर नॉइज पैदा होने लगेगी और वो गाना यहाँ तक मान लो खत्म हो जाएगा, इसके बाद में बिल्कुल भी सुनाई देगा। तो दिस इज कॉल्ड बैंडविड्थ। अब गाना तो आपको बढ़िया यहाँ सुनाई दिया, यहाँ गाने की क्वालिटी बढ़िया थी, तो इसके रेस्पेक्ट में ये कहाँ मिला आपको, इसको बोलते हैं हम लोग ये जो है क्वालिटी फैक्टर। तो फॉर्मूला फॉर क्वालिटी फैक्टर, इसको भी हम लोग फॉर्मूला फॉर क्वालिटी फैक्टर। तो क्वालिटी फैक्टर क्या हो जाएगा, क्वालिटी फैक्टर आपको ऊपर ले लेना है। क्वालिटी फैक्टर को क्यू से लिखते हैं, ऊपर लेना है ओमेगा, ओमेगा ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 के रिस्पेक्ट में काम मिला है। यहाँ पे कोर्स में नहीं है लेकिन क्वालिटी फैक्टर कोर्स में है ना। तो वो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 का फॉर्मूला जब तक नहीं पता चलेगा, हम इसलिए बताया मैंने बेनिफिट, तो तब तक ये क्वालिटी फैक्टर कैसे निकालोगे। अब देखो, अगर मैं क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला ढंग से लिखना चाहता हूँ तो ओमेगा आगे मैंने निकाला था 1/√LC, और ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 निकाला हमने हटा ही है। एल ऊपर जाएगा, एल ये ऊपर जाएगा, यहाँ पर इस जगह जाएगा, और ये आर जो है यहाँ जाएगा, तो यहाँ बन जाएगा 1/r, ये ऊपर वाला एल रूट एल से कट जाएगा, तो ये आ जाएगा q इक्वल्स टू 1/r, ऊपर वाला रूट एल कट गया और नीचे रूट से चली गए, तो ये क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला आ जाएगा। ये क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला है, यहाँ लिख देता हूँ बट ऐसे क्वालिटी फैक्टर 1/r अंडर रूट एल बाई सी, ये क्वालिटी फैक्टर हो जाएगा। अच्छा, आपको आपको कम मशक्कत करनी पड़े चैनल ढूंढने के लिए, कम मशक्कत करनी पड़े इसका मतलब ये जो जहां पे से गाना चालू हुआ और जहां पर गाना खत्म हुआ, तो ये दोनों पॉइंट अगर पास में हो जाए तो बहुत बढ़िया हो जाए, है ना। क्योंकि अगर गैप ज्यादा होगा तो गाना बहुत पहले से बजने लग जाएगा और फिर बहुत दूर तक बजेगा, तो आपको बीच वाला पॉइंट ढूंढने में परेशानी होगी। तो अगर आप क्वालिटी अच्छी चाहते हो, ठीक है ना, तो ये दोनों पॉइंट पास में होने चाहिए। ये दोनों पॉइंट पास में होने चाहिए, इसका मतलब ग्राफ क्या होना चाहिए, ग्राफ होना चाहिए शार्प, है ना। ग्राफ शार्प होना चाहिए, जिसका मतलब ये आईआरएमएस ऊपर जाना चाहिए। और आईआरएमएस ऊपर कब जाएगा, आईआरएमएस ऊपर तब जाएगा, ये ऊपर तब जाएगा जब रेजिस्टेंस कम होगा, है ना। क्योंकि जेड रेजिस्टेंस बदल चुका है ना, तो ये जो है आर अगर कम होगा, अगर आप सर्किट आर को कम करके अगर ग्राफ बनाओ तो ये ग्राफ बिकम शार्पर, और शार्पर ग्राफ ज्यादा अच्छा होता है। इवन टीवी में तो इतना शार्प है कि ये दोनों इसके ऊपर मैच किए हुए हैं। टीवी में ऐसा नहीं होता कि चैनल आया आया बोले बहुत बढ़िया आ गया और चैनल गया गया गया, ऐसा नहीं होता, है ना। तो ये जो है, ये टीवी में तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप भी किए हुए हैं। पुराने टाइम में, आज के 10-15-20 साल पहले ये गैप काफी हुआ करता था। आज इस ग्राफ को इतना शार्प कर दिया है, मतलब ये दोनों पॉइंट इसके ऊपर ही आ गए, तो एग्जैक्टली डॉट ए के फ्रीक्वेंसी पर गाना सुनाई देने लग जाता है अपने को। तो ये जो है, ये हो गया डिस्कशन। एक बार देखो, इसको एक ग्राफ और बनाना है और थोड़ा सा मैं कंपेरेटिव ग्राफ बनाऊंगा अलग अलग रेजिस्टेंस पर, तो एक बार इस पर नजर मारो।
ओके बच्चों, देखो मान लो ये मैंने किसी रेजिस्टेंस को बनाया हुआ है ना, क्या है इसका फार्मूला क्या है, वी आर मैक्स अपॉन आर, क्या है मैक्सिमम का फार्मूला, अगर मैक्सिमम नहीं है तो यहाँ डेटा लगेगा। अब अगर मान लो मैं इस आर को कम करता हूँ तो यहाँ मेरा ऊपर जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रेसिप्रोकल है। तो अगर मैं अलग अलग आर पे यही ग्राफ बनाऊं, अलग अलग आर पे यही ग्राफ बनाऊं मैं, तो देखो ज्यादा आर रखोगे तो आयरन मैक्सिमम नीचे आएगा, ज्यादा वो रखोगे आप तो आयरन मैक्सिमम नीचे आएगा, कम आर रखोगे तो आयरन मैक्सिमम ऊपर जाएगा, और कम आर रखोगे तो आयरन मैक्सिमम और ऊपर जाएगा, और ग्राफ जो है क्या बन जाएगा, शार्प बनने लग जाएगा। ये है वापस फ्रीक्वेंसी एम या ओमेगा का आई के साथ में ग्राफ। ये हम लोगों ने रेजिस्टेंस R1 के लिए बनाया, ये हम लोगों ने रेजिस्टेंस R2 के लिए बनाया, ये हम लोगों ने रेजिस्टेंस R3 के लिए बनाया है, और R3 इज ग्रेटर देन R2 ग्रेटर देन R1। तो सबसे ज्यादा कौन है, R3, इससे ग्राफ फ्लैट बना है, आईआरएमएस मैक्सिमम जो इसका नीचे आ गया, इसका आईआरएमएस मैक्सिमम थोड़ा ऊपर चला गया क्योंकि ये रेजिस्टेंस कम है और ये रेजिस्टेंस सबसे कम है। और सबसे बेटर कंडीशन कौन सी है, सबसे बेटर कंडीशन ये वाली, क्योंकि ये ग्राफ फ्लैट बन गया, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का सब एक ही है, ये एनआर है या ओमेगा है ना। लेकिन सबसे बेटर कंडीशन है सबसे शार्प ग्राफ की, इस ग्राफ के अंदर R1 वाले, क्यों, क्योंकि इसके अंदर वो जो हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज है N1 N2 वो बिल्कुल नजदीक आ गई, नजदीक आ गई, तो आपको कम जगह के अंदर इस चैनल को ट्यून करना है तो वो आसानी रहेगी आपको। ये तो ये हो गया फ्रीक्वेंसी और एन के अंदर ग्राफ। अच्छा उसके बाद में अगर हम लोग जेड के बीच में फ्रीक्वेंसी के बीच में बनाए तो जेड और फ्रीक्वेंसी के बीच में बनाए हैं, तो जहां पर आईआरएमएस मैक्सिमम आ रहा है वहां जेड तो मिनिमम है ना भाई, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर जेड तो मिनिमम है, अभी मैंने पॉइंट बताया ही था आपको। अगर मैं जेड और फ्रीक्वेंसी के बीच में बनाऊं, इधर दे रहा हूं मैं जेड, इधर दे रहा हूं मैं एन या फिर ओमेगा, और यहां पर मान लेते हैं एनआर या फिर ओमेगा, तो यहाँ पर तो जेड मिनिमम होगा ना, इस जगह जेड मिनिमम होगा क्योंकि यहाँ पे एक्सएल और एक्सी इक्वल हो जाते हैं, पहला पॉइंट यही था कि जेड मिनिमम हो जाता है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, तो यहाँ पर मिनिमा आएगा, मतलब ग्राफ का मिनिमा है, मेरा पर ये पॉइंट फिक्स किया मैंने, यहाँ ग्राफ का मिनिमा आएगा और इसके इधर उधर ग्राफ जो ऊपर चला जाएगा, पीछे जो है ये ग्राफ बनेगा, ऐसा ग्राफ बनेगा। अच्छा अगर मान लो अच्छा यहाँ पे जेड किसी इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे जेड जेड आर की इक्वल, अब सपोज सर्किट में आपने आर भी नहीं लगा रखा तो ये ग्राफ यहाँ आके टच कर जाएगा, मतलब इस पॉइंट के ऊपर क्या हुआ, इस फ्रीक्वेंसी पर एक तो एक्सएल जेड का टोटल फार्मूला ये है, जेड का टोटल फार्मूला ये है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। तो इस पॉइंट के ऊपर इस फ्रीक्वेंसी पर एक्सएल और एक्सी इक्वल हो जाते हैं, इससे जेड मिनिमम हो जाता है, आर की इक्वल आर स्क्वायर बाहर जाए तो जेड मिनिमम हो गया आर की इक्वल। लेकिन अगर मान लो आर आपने लगाई और ये दोनों बराबर हो गए तो जेड पूरा 0 हो जाएगा, तो ये ग्राफ यहाँ तक आ जाएगा। और ये वाला जो ग्राफ है
है ना। अगर R 0 है तो R इक्वल टू 0 मतलब प्योर R है, प्योर LC सर्किट। अगर R है ही नहीं, प्योर LC सर्किट है, तो ये वाला ग्राफ कैसा बनेगा? ये वाला ग्राफ बनेगा ऐसे खुला, ये ऐसे खुला बनेगा ग्राफ। ये आपकी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे IRMS कैसा हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा। ये ग्राफ बनेगा आपका खुला, ये NR या ओमेगा। खुला क्यों बनेगा? क्योंकि यहाँ IRMS आता है ना, IRMS मैक्सिमम क्या होता है? IRMS मैक्सिमम होता है, ये होता है VRMS अपॉन R, लेकिन R आपने लगा ही नहीं रखा, और R लगाने का क्लिक करके डिफाइन कर देंगे कि ग्राफ ऊपर चला जाएगा, है ना। और अगर ये वाला ग्राफ R इक्वल टू 0 पे बनाना है तो ये ग्राफ ऐसा बनेगा, ये बनेगा Z के बीच में और फ्रीक्वेंसी के बीच में। ये कब है? जब R 0 है। ये मैंने रेजोनेंस करा दिया बहुत अच्छे तरीके से, है ना। क्वेश्चन देखना इसके, मैं लास्ट में लूंगा इसके क्वेश्चन सारे इसी के एक साथ। तो ये रेजोनेंस हो गया। अब केवल क्या क्या बचा है इसके अंदर? एक एलसी सर्किट बचा है, ऑसिलेटरी सर्किट, छोटा सर्किट है, छोटा सा टॉपिक है। एक पावर का डेरिवेशन बचा है, एक ट्रांसफार्मर बचा है। तो नेक्स्ट एक दो क्लासों में खत्म हो जाएगा, दो ही क्लासें हो लगेगी। तो चलो बच्चों, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बाय फॉर टुडे।